नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। महाराष्ट्र में आए राजनीतिक संकट पर जानेंगे दल बदल रोधी कानून के अहम पहलुओं के बारे में। वैज्ञानिकों ने पहली बार भारतीय जल क्षेत्र में एजुजंथली मूंगा की 4 प्रजातियों की मौजूदगी को दर्ज किया। केंद्र सरकार ने वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों पर स्रोत पर कर कटौती यानी टीडीएस प्रावधान से जुड़े नियमों को अधिसूचित किया। और अब सैरोगेट माताओं के लिए केंद्र सरकार ने 3 वर्ष की स्वास्थ्य बीमा योजना को अनिवार्य किया। वैश्विक पर्यावरण सुविधा परिषद की 62वीं बैठक का आयोजन किया जा रहा है। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिसूचना की आंशिक वापसी और उद्यम तथा सेवा केंद्रों का विकास यानी देश में सिंगल विंडो प्रारूप पर सुझाव आमंत्रित किए गए। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इन दिनों महाराष्ट्र की राजनीति में काफी उथल-पुथल हो रही है और इसी संबंध में हमारे पेपर से जुड़ा हुआ जो पहलू है वो है दल बदल रोधी कानून का। तो आइए जानते हैं इसके अहम पहलुओं के बारे में। महाराष्ट्र में आए इस राजनीतिक संकट ने निर्वाचित विधायकों के दल बदलने से जुड़े कानूनी पहलू पर वाद विवाद को फिर से शुरू कर दिया है। दल बदल रोधी कानून उन विधायकों को अयोग्य ठहराने का प्रावधान करता है जो किसी राजनीतिक दल के टिकट पर चुने जाने के बाद स्वेच्छा से उस दल की सदस्यता छोड़ देते हैं। दल बदल रोधी कानून 52वें संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। दल बदल से उत्पन्न होने वाली अयोग्यता के संबंध में किसी भी प्रश्न का निर्णय सदन का पीठासीन अधिकारी करता है। दल बदल रोधी कानून के तहत अयोग्यता के जो आधार हैं उनके आधार पर यदि कोई सदस्य सदन में अपने राजनीतिक दल द्वारा जारी किसी निर्देश के विपरीत और दल की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना मतदान करता है या फिर मतदान से अनुपस्थित रहता है और इस तरह के कृत्य को उस दल द्वारा 15 दिनों के भीतर माफ नहीं किया जाता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। इसके अलावा यदि कोई मनोनीत सदस्य 6 महीने की समाप्ति के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है तो ऐसे में उसकी सदस्यता भी समाप्त हो जाती है। इसके अलावा यदि कोई निर्दलीय सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है तो उसकी भी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। हालांकि दल बदल रोधी कानून के कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि दल बदल कानून किसी राजनीतिक दल को किसी अन्य दल में या उसके साथ विलय करने की अनुमति देता है, बशर्ते कि उसके कम से कम 2/3 विधायक विलय के पक्ष में हों। यदि कोई व्यक्ति लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति के रूप में चुना जाता है तो वो अपने दल से इस्तीफा दे सकता है। पद छोड़ने के बाद वो फिर से उस दल में शामिल हो सकता है। इसके अलावा अन्य संबंधित जानकारियों की बात करें तो गुजरात राज्य बनाम न्यायमूर्ति RA मेहता सेवानिवृत्त मामला 2013 के तहत उच्चतम न्यायालय की 2 न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दिया था कि ये राज्यपाल पर निर्भर है कि वो विधानसभा को भंग करने के लिए मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह को स्वीकार करे या ना करे। वहीं संविधान के अनुच्छेद 163 में कहा गया है कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करेगा, लेकिन उन मामलों में नहीं जहां संविधान उसे अपने विवेक से निर्णय लेने का अधिकार देता है। वैज्ञानिकों ने पहली बार भारतीय जल क्षेत्र में एजुजंथली मूंगा की 4 प्रजातियों की मौजूदगी को दर्ज किया है। पहली बार भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के जल से प्रवाल या कोरल एजुजंथली मूंगा की 4 प्रजातियों की मौजूदगी को दर्ज किया है। मूंगा की सभी 4 प्रजातियां एक ही कुल फ्लैबिलिडे से संबंधित हैं। इन दर्ज की गई 4 प्रजातियों में शामिल है ट्रुनकेटोफ्लेबेलम क्रेसम, टी इनक्रस्टेटम, टी एक्यूलेटम, टी इरेगुलरे। ये प्रजातियां पहले जापान से लेकर फिलीपींस और ऑस्ट्रेलियाई जल में पाई जाती थी। इन सभी प्रजातियों में से केवल टी क्रेसम को अदन की खाड़ी और फारस की खाड़ी सहित हिंद पश्चिमी प्रशांत महासागर की सीमा के भीतर पाया गया है। एजुजंथली मूंगा मूंगों का एक ऐसा समूह है जिसमें जुजेंथले नहीं होता है। ये सूर्य से नहीं बल्कि प्लवक के अलग अलग रूपों से पोषण प्राप्त करते हैं। मूंगों के ये समूह गहरे समुद्र को दर्शाते हैं। इनमें से अधिकांश प्रजातियां 200 मीटर से 1000 मीटर के बीच पाई जाती हैं। इन्हें उथले तटीय जल में भी देखा गया है। भारत में कठोर मूंगा की लगभग 570 प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से लगभग 90% प्रजातियां अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के आसपास के जल में पाई जाती हैं। मूंगा पृथ्वी की सतह के 1% से भी कम हिस्से में पाए जाते हैं, लेकिन वे लगभग 25% समुद्री जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं। मूंगा चट्टानों की बात करें तो ये विश्व के महासागरों के सबसे अधिक उत्पादक, सतत और प्राचीन पारिस्थितिक तंत्रों में से एक हैं।
ये निडारिया कुल से संबंधित अकशेरुकी जीव हैं। इनका जूजेंथली शैवाल के साथ सहजीवी संबंध होता है। भारत में कई क्षेत्रों में विशाल मूंगा चट्टानें प्राप्त होती हैं, जैसे कि मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप। आपको बता दें कि प्रवाल चट्टानें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत संरक्षित हैं। अगली खबर कराधान से संबंधित है। ये पेपर 3 का टॉपिक है। केंद्र सरकार ने वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों पर स्रोत पर कर कटौती यानी टीडीएस प्रावधान से जुड़े नियमों को अधिसूचित कर दिया है। सीबीडीटी यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 1 जुलाई से वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों पर नए टीडीएस प्रावधान का अनुपालन करने के तरीके निर्धारित करने के लिए आयकर नियमों में संशोधन किया है। इन नियमों में जो प्रावधान है उसके तहत 1 वर्ष में 10,000 रुपए से अधिक वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों या क्रिप्टो करेंसियों के पक्ष में भुगतान पर 1% का टीडीएस लगाया जाएगा। निर्दिष्ट व्यक्तियों के लिए टीडीएस की सीमा प्रतिवर्ष 50,000 रुपए होगी। निर्दिष्ट व्यक्तियों में व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार शामिल हैं। इन्हें आयकर अधिनियम के तहत अपने खातों की लेखा संपरीक्षा करवाना आवश्यक है। वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों पर कराधान की बात करें तो इनके अंतरण से होने वाली आय पर 30% की समान दर से कर लगाया जाएगा। इसे किसी अन्य नुकसान की भरपाई के रूप में नहीं दर्शाया जा सकता है। वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों पर कराधान के लिए किसी भी तरह की कटौती की अनुमति नहीं होगी। आय की गणना करते समय केवल खरीद या अधिग्रहण की लागत को कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी और यदि वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति उपहार के रूप में दी जाती है तो उपहार प्राप्त करने वाले को कर चुकाना होगा। वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों पर कराधान का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये कराधान वीडीए से जुड़े लेन देन का पता लगाने में आयकर विभाग की मदद करेगा। फॉर्म 27 QE के माध्यम से टीडीएस की रिपोर्टिंग के लिए वीडीए के अंतरण पर किए गए भुगतानों के बारे में विस्तृत जानकारी की आवश्यकता होती है, जैसे कि अंतरण की तारीख, भुगतान की गई राशि आदि। साथ ही ये कराधान करदाताओं पर अनुपालन बोझ को बढ़ाएगा। आपको बता दें कि वित्त विधेयक 2022 में वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति को आईटी अधिनियम 1961 के तहत परिभाषित किया गया है। इन्हें क्रिप्टोग्राफिक माध्यम या अन्य तरीकों द्वारा उत्पन्न सूचना, कोड, संख्या या टोकन के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो कि भारतीय या विदेशी मुद्रा नहीं है। ये मूल्य का एक डिजिटल स्वरूप है जिसका लेन देन किसी प्रतिफल के बदले या उसके बिना किया जाता है। इनमें शामिल है क्रिप्टो करेंसी, नॉन फंजिबल टोकन, डीमेटेरियलाइज्ड शेयर, प्रमोशनल करेंसी या फिर ई बुक्स आदि। केंद्र सरकार ने सैरोगेट माताओं के लिए 3 वर्षीय स्वास्थ्य बीमा योजना को अनिवार्य कर दिया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सैरोगेसी विनियमन नियम 2022 के तहत नई अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के मुताबिक इच्छुक दंपतियों को किसी बीमा कंपनी या एजेंट से सैरोगेट माता के लिए एक सामान्य स्वास्थ्य बीमा कवर खरीदना होगा। ये बीमा कंपनी या एजेंट भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। इसमें गर्भावस्था और प्रसव संबंधी जटिलताओं सहित सभी जटिलताओं के खर्चे शामिल होने चाहिए। सैरोगेट माता पर किसी भी सैरोगेसी प्रक्रिया के प्रयासों की संख्या 3 बार से ज्यादा नहीं हो सकती है। सैरोगेसी की प्रक्रिया के दौरान सैरोगेट माता को गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971 के अनुसार गर्भपात की अनुमति दी जा सकती है। एक महिला केवल इन आधारों पर ही सैरोगेसी का विकल्प चुन सकती है यदि उसका गर्भाशय नहीं है, असामान्य गर्भाशय है, यदि स्त्री रोग संबंधी कैंसर जैसे किसी चिकित्सकीय स्थिति के कारण गर्भाशय को शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी द्वारा हटा दिया गया है, ऐसी स्थिति में ही सैरोगेसी को अपनाया जा सकता है। सरोगेसी विनियमन अधिनियम 2021 भारत में सरोगेसी अभ्यास और प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। इसके तहत वाणिज्यिक सरोगेसी सख्त वर्जित है। केवल परोपकारी सरोगेसी का ही सहारा लिया जा सकता है। ये सरोगेट माता के लिए बीमा कवरेज का प्रावधान करता है। एक बार बच्चे के जन्म के बाद इसे दंपत्ति की जैविक संतान माना जाएगा। एक दंपत्ति को सरोगेसी के माध्यम से बच्चा पैदा करने के लिए पात्रता और अनिवार्यता का प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। सरोगेसी प्रजनन का एक तरीका है। इसमें कोई तीसरा पक्ष गर्भ धारण करता है और बच्चे को जन्म देता है। आपको बता दें कि सरोगेट माता को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए सरोगेसी के विनियमन की आवश्यकता है। और ये चुनौतियां हैं सरोगेट माताओं का शोषण, अस्वच्छ रहन सहन और अनुचित व्यवहार। अगली खबर पर्यावरण से जुड़ी हुई है। वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी GEF परिषद की 62वीं बैठक का आयोजन किया जा रहा है। 62वीं बैठक GEF ट्रस्ट फंड की अंतिम बैठक होगी और इसी के साथ 4 वर्ष का वित्त पोषण चक्र समाप्त हो जाएगा।
इसके बाद GF8 चक्र शुरू होगा। GF7 के कई कार्य हैं, जैसे कि ये विश्व के वनों, भूमि, जल, जलवायु और महासागरों की रक्षा करता है। ये हरित शहरों का निर्माण करता है। ये संकटापन्न वन्य जीवों की रक्षा करता है और ये समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण से निपटता है। इस बैठक के मुख्य निष्कर्षों में विश्व के नेताओं ने वर्ष 2030 तक प्रजातियों के विलुप्त होने की घटना को उलटकर उनकी पुनर्प्राप्ति के लिए प्रकृति के लिए संकल्प लिया है। इस संकल्प की प्राप्ति वैश्विक स्तर पर जैव विविधता वाले महत्वपूर्ण स्थलों और महासागर क्षेत्रों की रक्षा करके की जाएगी। 29 दाता देशों ने प्रकृति और जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए GF8 पुनर्पूर्ति अवधि के लिए 5.33 अरब डॉलर देने का वादा किया है। GF8 की अवधि जुलाई 2022 से जून 2026 तक है। ये जलवायु परिवर्तन, भूमि क्षरण और रसायनों और अपशिष्ट से जुड़े खतरों को दूर करने का प्रयास करेगा। साथ ही ये समुद्र और अंतर्राष्ट्रीय जल पर दबाव को भी कम करेगा। GF की स्थापना वर्ष 1992 के रियो पृथ्वी सम्मेलन के दौरान हुई थी। ये एकमात्र ऐसा बहुपक्षीय कोष है जो पर्यावरणीय स्थिति के सभी पहलुओं पर काम कर रहा है। ये 18 एजेंसियों की एक अनूठी साझेदारी है। इसमें संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां, बहुपक्षीय विकास बैंक आदि शामिल हैं। ये जैव विविधता चुनौतियों का समाधान करने के लिए 183 देशों के साथ कार्य कर रहे हैं। ये इन 5 महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण अभिसमयों के लिए वित्तीय तंत्र प्रदान करता है। इनमें शामिल है संयुक्त राष्ट्र जलवायु विविधता अभिसमय यानी UNCBD, संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय UNCCD, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी UNFCCC, पारा पर मिनीमाता अभिसमय और चिरस्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम अभिसमय। GF ट्रस्ट फंड की स्थापना पृथ्वी ग्रह की सबसे अधिक दबाव वाली पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने में मदद करने के लिए की गई थी। GF परिषद GF का मुख्य शासी निकाय है। इसमें GF सदस्य देशों के निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा नियुक्त 32 सदस्य शामिल हैं। 32 सदस्यों में 14 विकसित देशों से, 16 विकासशील देशों से और 2 संक्रमण से गुजर रही अर्थव्यवस्थाओं से नियुक्त किए जाते हैं। इसके सदस्य प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र द्वारा निर्धारित अलग अलग अंतरालों पर बारी बारी से नियुक्त होते हैं। भारत वर्तमान में एक ऐसे निर्वाचन क्षेत्र का सदस्य है जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका शामिल हैं। इसकी बैठक वर्ष में 2 बार होती है। ये GF वित्त पोषित गतिविधियों के लिए परिचालनात्मक नीतियों और कार्यक्रमों का विकास, अंगीकरण और मूल्यांकन करती है। ये कार्य योजना की समीक्षा और उसे स्वीकृति प्रदान करती है। ये सर्वसम्मति से निर्णय लेती है। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिसूचना की आंशिक वापसी और उद्यम और सेवा केंद्रों का विकास में सिंगल विंडो प्रारूप पर सुझाव आमंत्रित किए गए। वर्ष 2022 के बजट में निर्यात को बढ़ावा देने और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए सेज अधिनियम 2005 में सुधार का प्रस्ताव किया गया था। तब से सेज में सुधार के लिए एक कानून का लागू किया जाना लंबित था। विशेष आर्थिक क्षेत्र विशेष रूप से निर्धारित एक शुल्क मुक्त क्षेत्र है। ये व्यापार संचालन, शुल्क और प्रशुल्क उद्देश्यों के लिए एक विदेशी क्षेत्र माना जाता है। विशेष आर्थिक क्षेत्र की कमियां ये हैं कि ये क्षेत्र वर्तमान में निर्यात पर केंद्रित है। इस क्षेत्र के उत्पादों को घरेलू स्तर पर बेचने की अनुमति नहीं है। वर्तमान में घरेलू बाजारों में उत्पाद बेचने वाली कंपनियां सेज में परिचालन नहीं कर सकती हैं। अनुपयुक्त भूमि और अलग अलग क्षेत्रों के लिए भूमि का उपयोग करने के लिए लचीलेपन की कमी एक बड़ी समस्या है। वित्त वर्ष 2020 के 112.3 अरब डॉलर की तुलना में वित्त वर्ष 2021 में निर्यात गिरकर 102.3 अरब डॉलर हो गया था। नए प्रारूप के मुताबिक सेज को व्यापक आर्थिक क्षेत्रों में बदला जाएगा। इन केंद्रों में औद्योगिक इकाइयों को उद्यम और सेवा केंद्रों का विकास यानी देश के रूप में जाना जाएगा। इन्हें घरेलू बाजार में उत्पाद बेचने की अनुमति दी जा सकती है। समयबद्ध स्वीकृति प्रदान करने के लिए एक एकीकृत सिंगल विंडो निकासी तंत्र की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा 100 मीटर वर्ग फीट से अधिक खाली स्थान को गैर अधिसूचित किया जा रहा है। साथ ही विवादों को मध्यस्थता और विवाचन आदि के माध्यम से सुलझाया जा सकता है। विशेष आर्थिक क्षेत्र में अन्य सुधार जो किए गए हैं उसमें कल्याणी विशेषज्ञ समिति 2018 शामिल है। इस समिति ने विनिर्माण और सेवा सेज के लिए अलग नियमों और प्रक्रियाओं के निर्माण सहित महत्वपूर्ण बदलावों की सिफारिश की थी। सेज की सीमा शुल्क प्रशासन में सुधार किया जाएगा। इसे पूरी तरह से सूचना प्रौद्योगिकी संचालित बनाया जाएगा। ये राष्ट्रीय सीमा शुल्क पोर्टल के माध्यम से कार्य करेगा। आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। गिलगिट बाल्टिस्तान। ये संभावना व्यक्त की गई है कि पाकिस्तान बढ़ते ऋण का भुगतान करने के लिए
गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र को चीन को लीज पर दे सकता है। इससे स्थानीय लोगों में भय उत्पन्न हो गया है। गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र के इतिहास की बात करें तो पूर्व में गिलगित क्षेत्र जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा था। वर्ष 1949 के भारत पाकिस्तान युद्ध विराम समझौते के बाद आजाद जम्मू और कश्मीर की अस्थायी सरकार ने गिलगित बाल्टिस्तान का प्रशासन पाकिस्तान को सौंप दिया था। भारत ने वर्ष 2021 में पाकिस्तान द्वारा गिलगित बाल्टिस्तान को प्रांतीय दर्जा देने के प्रयास की आलोचना की थी। भारतीय संघ 1947 में जम्मू और कश्मीर के कानूनी, पूर्ण और अपरिवर्तनीय विलय के आधार पर गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के एक अभिन्न अंग के रूप में है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा समझौते के आलोक में भारत के लिए इस क्षेत्र का सामरिक महत्व बढ़ गया है। विश्व स्वर्ण परिषद वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल WGC ने गोल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग नामक रिपोर्ट जारी की है। पुनर्चक्रण यानी रिसाइकलिंग वर्तमान सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव, भविष्य की कीमतों के अनुमानों और आर्थिक पृष्ठभूमि से प्रेरित है। इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों में कहा गया कि भारत विश्व में चौथा सबसे बड़ा पुनर्चक्रण करता है और भारत द्वारा वर्ष 2021 में 75 टन सोने का पुनर्चक्रण किया गया था। वर्ष 2021 में भारत की सोने की रिफाइनिंग क्षमता में 1500 टन यानी कि 500% की वृद्धि हुई है। इस सूची में शीर्ष स्थान चीन का है और इसके बाद इटली और अमेरिका का स्थान है। WGC की स्थापना विपणन, अनुसंधान और लॉबिंग के माध्यम से सोने के उपयोग और मांग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। इसका मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। स्नेक आइलैंड पर हवाई हमले में यूक्रेन ने रूसी सेना को अत्यधिक क्षति पहुंचाई है। जमीनी द्वीप को स्नेक या सरपेंट आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रारंभ से अंत तक 700 मीटर से कम लंबाई का एक चट्टानी भूभाग है। इसे एक्स आकार के रूप में वर्णित किया गया है। ये द्वीप काला सागर तट से 35 किलोमीटर दूर, डेन्यूब नदी के मुहाने के पूर्व में और ओडेसा बंदरगाह शहर के लगभग दक्षिण पश्चिम भाग में अवस्थित है। स्नेक आइलैंड पर कोई सांप नहीं पाए जाते हैं। ये द्वीप यूक्रेन के अधीन है। अगला है ONDC, जो कि ONGC से काफी मिला जुला है, लेकिन ये है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। माइक्रोसॉफ्ट और ओरेकल जैसी दिग्गज प्रौद्योगिकी कंपनियों ने तकनीकी समाधान प्रदान करने के लिए ONDC के साथ साझेदारी करने की इच्छा प्रकट की है। ये कई छोटे और बड़े पैमाने की ई-कॉमर्स कंपनियों का नेटवर्क है। इसे उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT ने लॉन्च किया है। ये डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान के सभी पहलुओं के लिए खुले नेटवर्क को बढ़ावा देता है। वर्ष 2021 में ONDC को निजी क्षेत्र की गैर लाभकारी कंपनी के रूप में निगमित किया गया था। ONDC को एकीकृत भुगतान इंटरफेस प्रोजेक्ट की तर्ज पर तैयार किया गया है। ONDC नवोन्मेष और पैमाने के विस्तार के लिए एकल नेटवर्क निर्मित करने के लिए व्यापारियों एवं उपभोक्ताओं को सशक्त बनाता है। कॉर्पोरेट अभ्यास। भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्त का 38वां संस्करण अंडमान सागर और मलक्का जलडमरू मध्य में आयोजित किया गया है। इसमें भारत और इंडोनेशिया की नौसेना ने भाग लिया है। वर्ष 2002 से दोनों देशों की नौसेनाएं प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के समीप कॉर्पेट का संचालन कर रही हैं। बेदती वर्धा लिंक। कर्नाटक में पर्यावरणविदों के एक समूह ने बेदती और वर्धा नदियों को जोड़ने की परियोजना की आलोचना करते हुए इसे अवैज्ञानिक बताया है। इस योजना का उद्देश्य अरब सागर की ओर यानी पश्चिम में प्रवाहित होने वाली एक नदी बेदती को वर्धा नदी से जोड़ना है। वर्धा तुंगभद्रा नदी की एक सहायक नदी है। तुंगभद्रा कृष्णा नदी से मिल जाती है, जो कि अंत में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सूर्य नूतन इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम। सूर्य नूतन एक स्थान पर स्थापित रिचार्जेबल और रसोई से हमेशा जुड़ी हुई एक इंडोर सोलर कुकिंग प्रणाली है। ये एक पेटेंट उत्पाद डिजाइन है। इसे गैस की खपत को कम करने के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने विकसित किया है। ये हाइब्रिड मोड पर काम करता है, यानी कि सौर और सहायक ऊर्जा स्रोतों दोनों पर एक साथ कार्य करने में सक्षम है।
संथाल जनजाति। संथाल समुदाय सुर्खियों में है क्योंकि समुदाय के नेताओं में से एक द्रौपदी मुर्मू को देश में राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए नामित किया गया है। संथाल समुदाय गोंड और भील के बाद देश में तीसरा सबसे बड़ा अनुसूचित जनजातीय समुदाय है। इस समुदाय के अधिकतर लोग पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड और असम राज्यों में अधिवासित हैं। इनकी भाषा संथाली है जो कि ऑस्ट्रो एशियाई भाषा कुल से संबंधित और इनकी लिपि ओलचिकी है। संथालों के प्रमुख त्योहार हैं करम त्योहार, माघे, बाबा, बोंगा, सहराई, एरो, असारिया और नमः तथा दिसुम सेंद्रा। और इसीलिए इस बार मेंस और पीटी दोनों के लिहाज से संथाल जनजाति बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसे जरूर पढ़ करके जाएं। पट्टाचित्र चित्रकला। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से मुलाकात की और उन्हें एक पट्टाचित्र पेंटिंग भेंट की। पट्टाचित्र वस्त्र आधारित स्क्रॉल पेंटिंग ओडिशा की एक विशिष्ट पेंटिंग है। इसकी उत्पत्ति 12वीं शताब्दी से मानी जाती है। इस पेंटिंग को एक विशेष कैनवास पर बनाया जाता है। इसमें सूती साड़ियों को इमली के घोल के साथ बिछाया जाता है और उसके बाद उसे क्ले पाउडर से लेपित किया जाता है। ये कला श्री जगन्नाथ पंथ और पुरी में मंदिर परंपराओं से निकटता से संबंधित है। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे कुछ महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में। अफगानिस्तान, यहाँ की राजधानी काबुल है। पूर्वी अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में 6.1 तीव्रता का भूकंप आया है। इसमें हजारों लोग मारे गए और सार्वजनिक संपत्ति का व्यापक नुकसान हुआ है। अफगानिस्तान हिंदुकुश क्षेत्र में स्थित है। ये पृथ्वी पर भूकंपीय रूप से सबसे खतरनाक क्षेत्रों में से एक है। ये भारतीय उपमहाद्वीप और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट के बीच टकराव से बना है। अफगानिस्तान दक्षिण मध्य एशिया में स्थित एक भू-आबद्ध देश है। इसकी सीमाएं पूर्व में भारत के पीओके और चीन तथा दक्षिण में पाकिस्तान, पश्चिम में ईरान और उत्तर में तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान से लगी हुई हैं। अफगानिस्तान में पर्वत है हिंदुकुश और मरुस्थल रेगिस्तान मरुस्थल है। ये अफगानिस्तान के परिदृश्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। अफगानिस्तान की सबसे बड़ी नदी है हेलमंड नदी। अफगानिस्तान का सबसे ऊंचा पर्वत है नोशक। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और इसी अपील के साथ विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार। थैंक यू फॉर लिसनिंग।